नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अचूक समाचार में। आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर जेपी मुयाल। डॉक्टर जेपी मुयाल प्रोफेसर हैं बायोटेक्नोलॉजी में गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। उनको 13 वर्ष का एक्सपीरियंस है। 13 वर्ष से वो रिसर्च कर रहे हैं रेस्पिरेटरी डिजीज़ पर और उनके 25 से ज़्यादा रिसर्च पेपर छप चुके हैं इंटरनेशनल जर्नल में। आज वो हमको लंग्स के बारे में बताएंगे कि कैसे कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अचूक समाचार में जेपी मुयाल जी। डॉक्टर साहब, आपसे पहला क्वेश्चन जो हमारा प्रश्न है पहला, कौन सी टेक्निक से हम ऐसा इन्फेक्शन कंफर्म कर सकते हैं? ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे इन्फेक्शन कंफर्म हो जाए? जी थैंक यू, आपने मुझे अपने चैनल में इनवाइट किया जी। और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक में बुलाया मुझे और मेरे व्यू जानना चाहें। जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस जो 19 है, इसके डिटेक्शन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि अवेलेबल हैं आज की डेट में। जी। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल एंड ऑप्टिकल बायोसेंसर होते हैं फॉर आरएनए डिटेक्शन के लिए। देन होल वायरस और वायरल प्रोटीन डिटेक्शन एसेज होते हैं। साथ ही साथ एक बड़ी ही सेंसिटिव टेक्निक है जिसे हम कहते हैं रियल टाइम पीसीआर। ओके। तो आरटीपीसीआर इसको हम शॉर्ट में कहते हैं। आरटीपीसीआर की हेल्प से हम इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि इस वायरस के केस में आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है, जो कि हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जी। तो अगर वायरल का आरएनए डिटेक्ट होता है पेशेंट के सैंपल में, तो ये कंफर्म करता है कि जो सस्पेक्टेड सैंपल था उसमें कोविड-19 का इन्फेक्शन है। दिस इज द मोस्ट सेंसिटिव एंड मोस्ट रिलायबल टेक्निक व्हिच इज अवेलेबल नाउअडेज फॉर वायरल डिटेक्शन। ओके। लेकिन आजकल ये भी बताया जा रहा है कि यह वायरस आरटीपीसीआर से भी पकड़ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या किया जाए? ऐसा क्यों हो रहा है? जी आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। ये आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब ये फर्स्ट वेव आई थी, तो उस समय हमारे पास टेक्निक तो अवेलेबल थी, लेकिन जो सैंपल थे हमारे पास वो कम थे। तो उस समय हुआ ये था कि सैंपल कम होने की वजह से काफी सारे लोग हैं जो कि गए और जाके इन्होंने अपना डिटेक्शन कराया, वायरस का डिटेक्शन कराया। लेकिन सेकेंड वेव की जब बात करते हैं तो यहाँ हुआ क्या कि जो सैंपल साइज था वो बढ़ गया। और सैंपल जब साइज बढ़ेगा तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि घर बैठ के ही ये कोशिश कर रहे थे कि ये घर में बैठ के ही ठीक हो जाए, क्योंकि इस वायरस का जो टाइम होता है, पकड़ में आने का जो टाइम होता है वो 3 से 6 दिन का रहता है गले में या नाक में। जी। तो हो ये रहा था कि जो लोग हैं वो 6 दिन के बाद जाके अपना डायग्नोसिस करा रहे थे। जी। 6 दिन के बाद होता क्या है, ये जो वायरस जो होता है, ये जो गला होता है या जो नेजल कैविटी होती है, वहां से माइग्रेट होके लंग में चला जाता है। तो 6 दिन के बाद इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये वहां होगा ही नहीं जहाँ पे हम सैंपल कलेक्ट करते हैं कोरोना वायरस के डिटेक्शन के लिए। जी। तो पहली चीज तो मुझे लगता है ये है। दूसरी चीज ये आता है कि जैसे कि ट्रेन टेक्निकल स्टाफ की बहुत कमी है, क्योंकि होता यह है कि जो टेक्निकल स्टाफ होता है उसको मालूम होना चाहिए कि किस एरिया से उसको स्वैप प्राप्त करना है। जी। तो कितना उसको डीप जाना है नेजल कैविटी में, कितना उसको थ्रोट में जाना है, वो उसको मालूम होना चाहिए। जी। बहुत सारे टेक्निकल स्टाफ ऐसे होते हैं जो कि ऊपर से ही स्क्रैप करके सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो उस केस में ऑब्वियस है वायरस आपके जो स्वैप होगा उसमें नहीं आएगा। जी। पकड़ में नहीं आएगा। जी।
तो मुझे लगता है कि ये दो बड़े इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जी। जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आज की डेट में हम लोग फेल हो रहे हैं कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए कुछ जी। केसेस में। जी। डॉक्टर साहब, एक साहब मैं ये और पूछना चाह रही थी आपसे कि ये जो वैक्सीनेशन हो रही है, तो आप बताइए कि ये कितना प्रोटेक्शन करेगी, कितना प्रोवाइड कर सकते हैं इससे प्रोटेक्शन, हमको कितनी प्रोटेक्शन मिल जाएगी? जी, जी, जी। देखिए अल्टीमेटली जो उसका इलाज है वो कोई मेडिसिन नहीं, इसका इलाज यही है कि हम लोग सारे के सारे अपने आप को वैक्सीनेट कर लें। जी। तो आज की डेट में हम बात करें इंडिया की, तो हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप के वैक्सीन्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। जी। एक है कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप की है, दूसरी कोवैक्सीन है जो कि भारत बायोटेक ने डेवलप की है। जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका इमरजेंसी अप्रूवल दे रखा है। जी। हाँ, तो जो दोनों जो वैक्सीन्स हैं ये मानी जाती हैं कि ये स्ट्रांगली हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी जो एंटीबॉडीज होती हैं जी। वायरस के अगेंस्ट, उसको डेवलप करती हैं, उसका नंबर बढ़ाती हैं। तो अगर वायरस हमारे बॉडी में है तो ये एंटीबॉडी इनको आइडेंटिफाई करके इनको न्यूट्रलाइज कर देती हैं, मतलब इनको मार देती है। आपसे एक आखिरी क्वेश्चन और प्रश्न है मेरा, कौन कौन सी मेडिसिन्स आ रही हैं जो कारगर हैं? जी, जी। अभी वैसे तो आज की डेट में जो कोविड-19 का जो उसका मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर डिफरेंट टाइप की मेडिसिन्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। सो इसमें 3 टाइप की मेडिसिन्स आज की डेट में डॉक्टर दे रहे हैं। एक तो है कि जो लंग के इन्फ्लेमेशन को डाउन करे, उसके लिए मेडिसिन देते हैं। दूसरा जो है वो है कि एंटी वायरल मेडिसिन, वायरस का जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है जिसमें मल्टीप्लाई करता है वो प्रोसेस को स्टॉप करना। और तीसरा होता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जब देते हैं जब सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो ये तो रहा एक पार्ट, लेकिन जो दूसरा पार्ट है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि कोविड-19 के लिए स्पेसिफिकली कौन कौन सी मेडिसिन अवेलेबल हैं आज की डेट में। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 मेडिसिन्स का अप्रूवल दिया है। डीआरडीओ ने इस मेडिसिन को डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ मिलके बनाया है और इस मेडिसिन का नाम है 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज। तो ये जो मेडिसिन है ये माना जाता है कि ये जो वायरस है उसका जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस है उसको इनहिबिट करता है, उसे स्टॉप करता है। तो ये मेडिसिन जो है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी गई है। इसके जो रिसर्च के जो डेटा हैं काफ़ी प्रॉमिसिंग है और रिसेंटली डीसीजीआई ने इसको अप्रूवल दी है। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, वो है सैनिटाइज करके है। तो इसमें बेसिकली है क्या कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैस जो होती है जी। वो दी जाती है स्प्रे फॉर्म में, नेजल कैविटी में या फिर माउथ के थ्रू। जी। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है वो हमारे लंग्स में जितनी भी एयरवेज हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं कि कितनी लंबी एयरवेज होती हैं तो लगभग ये 2500 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है। तो इतनी बारीक और इतनी लंबी एयरवेज होती हैं, वो होता यह है कि कोविड के पेशेंट के केस में वो चॉक हो जाती हैं। तो वो जो चॉक होने के कारण वो सफोकेशन डेवलप होता है। तो ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है ये बेसिकली करती क्या है कि उन एयरवेज को ओपन करती है। जी। तो जब ये एयरवेज ओपन होंगी तो वो जो चॉक पार्ट था वो खत्म हो जाएगा और जो ऑक्सीजन और CO2 का जो 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 डिफ्यूजन होता है वो जी। स्मूथली होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों को दी। थैंक यू।